कुंजी है। लेकिन ऐसी कोई कल्बी और रूहानी मुसर्रत नहीं है जिसके हम ख्वाहिश करते हो, जो अपने अफादियत का पहलू ना रखते हो। यह प्रेमचंद का खुतबा सदारत रहा है। इसका हवाला उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक खलीकुर रहमान आजमी का है, सफा नंबर 43 में। अदब और फन के बारे में उनका नजरिया उस वक्त भी वाज़ी तौर पर मिलता है जब उनके अफसानों का पहला मजमुआ सोज़े वतन 1908 ईस्वी में शाये हुआ था, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे लिटरेचर के इब्तदाई दौर में चूंकि लोग गफलत के नशे में चूर थे, इस वजह से बजूज आशिकाना गजलों और चंद किस्सों के कुछ न था। उसके बाद अदब में तब्दीलियां आई और हमारा अदब अफादियत से ममलू हुआ। आगे उसके ताल्लुक से वो खुद लिखते हैं कि दूसरा दौर से समझना चाहिए जब कौम के नए और पुराने ख्यालात में जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हुई और जो इस्लाह और तजदीद का पहलू लिए हुए है। अब हिंदुस्तान के कौमी ख्यालात ने बुलुगत के जीने पर एक कदम और बढ़ाया है और हुब्बे वतन के जज्बात सर उभारने लगे हैं, क्योंकि मुमकिन था कि उसका असर अदब पर ना पड़ता। ये चंद कहानियां इस असर का आगाज है और यकीन है कि जो जो हमारे ख्यालात वक़ी होते जाएंगे, उस रंग के लिटरेचर को रोज अफजो फरोग होता जाएगा। हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अशद जरूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन की अजमत का नक्शा जमाए। यह सोबजे वतन के दिबाचा में प्रेमचंद ने लिखा था। प्रेमचंद के इन ख्यालात से यह बात वाजी हो जाती है कि उनके आदमी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है यह है कि वह उन जज्बात और ख्यालात को जो कौम के दिलों और दिमागों में बसे हुए थे उन्हें पेश करे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को कौम व मुल्क की जिंदगी से वाबस्ता कर लिया। आगे वो लिखते हैं कि प्रेमचंद सिर्फ हकीकत निगारी को पेश नजर नहीं रखते, बल्कि हकीकत निगारी के लिए आदर्शवाद या तस्वीरियत को भी वो जरूरी समझते हैं। इस पर उन्होंने खुद लिखा है कि हकीकत निगारी इंसानी तजुर्बात की बेड़ियों में जकड़ी होती है और चूंकि दुनिया में बुरे किरदारों की अक्सरियत है, इसलिए हकीकत निगारी हमारे कमजोरियों, लफ्जिशों और मजबूरियों की बेलाग तस्वीर होती है और इसलिए वह हमारे अंदर मायूसी और महरूमी का एहसास पैदा करती है। आदर्शवाद में एक खतरा यह है कि हम ऐसे किरदारों की मसव्वरी न कर बैठे जो हमारे अकायद के बेहिस मूरत हों, बेजान हों। इसलिए वही नाविल असली मेयार के समझे जाते हैं जिनमें हकीकत और आदर्श हम आहंग हो गए हों। आदर्श को मुतहर्रिक और मौसर बनाने के लिए हकीकत निगारी का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेमचंद हकीकत निगारी के साथ आइडियलिज्म आदर्शवाद को भी जरूरी समझते हैं और वह आदर्श या मिसालियत में बेइतदाल पर रखने पर जोर देते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में किरदार अगर हकीकत से दूर हो जाएंगे तो मुतासिर नहीं रहेंगे। जिंदगी की हकीकतों और तजुर्बात जब तक अदब में पेश नहीं किए जा सकते, उस वक्त तक वह अदब मुतासिर कुन नहीं होता। सच्चाई के इजहार के साथ जबान के हुस्न को भी प्रेमचंद जरूरी करार देते हैं। उनके नजदीक अदब की तारीफ यूं की जा सकती है। वो कहते हैं कि अदब उस तकलीफ को कहेंगे जिसमें किसी सच्चाई का इजहार हो, जिसकी जबान में पुख्तगी, कैफियत अदा, हुस्न हो
सॉरी, जबान में पुख्तगी, कैफियत, अदा, हुस्न हो और जिसमें दिलो दिमाग को मुतासिर करने की सलाहियत। और अदब में यह सलाहियत पूरी तरह उस सूरत में पैदा होती है जब उसकी जिंदगी की हकीकतें और तजुर्बात समोए गए हों। ये प्रेमचंद का सदारती खुतबा था। उसके बाद सदारती खुतबा का और आगे वो बताते हैं कि आमतौर पर हुस्न का जो तस्वुर मिलता है, प्रेमचंद उनको बदलना चाहते हैं। वो बताते हैं कि एक फनकार को हुस्न का महदूद तस्वुर नहीं रखना चाहिए। ये कॉल आता है यूजीसी नेट में, हमें हुस्न का मेयार बदलना चाहिए। प्रेमचंद का सदारती खुतबा है। तो उसने कहा है कि हुस्न को सिर्फ हसीन चीजों तक महदूद करना अपने फन को महदूद करना है। हुस्न हर चीज में हो सकता है, खास तौर से एक फनकार के लिए। प्रेमचंद हुस्न के तस्वुर को बदलना चाहते हैं। वो हिंदुस्तानी अदबों के ताल्लुक से लिखते हैं कि पाका और उरियानी में हुस्न मौजूद हो सकता है, उसे शायद वो तस्लीम नहीं करता। उसने तय कर लिया है कि रंगीन होठों और रुखसारों और अबरुओं में फिर वाकई हुस्न मौजूद है और उलझे हुए बालों, पेड़ियां, पड़े हुए होठों और रुखसारों में हुस्न का गुजर कहाँ, लेकिन ये उसके तंग नजरी का तस्वुर है। यानी प्रेमचंद कहते हैं कि हर एक चीज में हुस्न होना चाहिए। किसी मखसूस हुस्न को कैद कर करके एक फनकार को अपनी फनकारी नहीं करना चाहिए। प्रेमचंद का यही नजरिया अदब था कि जिसने उन्हें हमेशा आवामी जिंदगी से करीब रखा। प्रेमचंद जिन बातों पर यकीन रखते थे उन पर जिंदगी भर अमल पैरा रहे। उन्होंने जो रास्ता मुतय्यन कर लिया था उस पर वह मुस्तकिल तौर पर गामजन रहे। प्रेमचंद का नजरिया अदब इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि प्रेमचंद के आवामी जिंदगी से भी गहरा ताल्लुक उन्हें उस वक्त के हिंदुस्तान के समाजी, सियासी और माशी मसाइल से वाबस्ता करता है। वो आगे कर लिखते हैं कि अदब का मिशन महज निशात और महफिल आराई और तफरी नहीं है। उसका मर्तबा इतना ना गिराइए वतनियत और सियासियत के पीछे चलने वाली हकीकत नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली हकीकत है। प्रेमचंद का ये सदारती खुतबा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रेमचंद का जो अदबी नजरिया रहा है वो माशरे से, मुल्क से और समाज से बहुत गहरा रहा है। और उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि एक फनकार को एक महदूद दायरे में रह करके फनकारी नहीं करनी चाहिए। हकीकत निगारी पर भी उन्होंने कहा कि जब फनकार कोई हकीकत चीज को लिखे तो किसी महदूद चीज पर कैद होकर के उसको ना रखे, बल्कि हुस्नकारी को सरेआम करे। हर एक चीज में हुस्नकारी को देखना चाहिए। हुस्नकारी पर भी उन्होंने एक मुदल्ल अपनी राय पेश किया। यहाँ तक का किसी को कोई डाउट है? सर जी, तो कहाँ से पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं अभी तक तो हम प्रेमचंद का सिर्फ हयात और उनका अदबी नजरियात पढ़ाए हैं। टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं बाबू। सर मानो का बुक है जी, मानो का भी है, इग्नो का भी है, दोनों से जहां मिल रहा है वहां से। लेकिन अभी तक हम मानो ही से पढ़ा रहे हैं। इसका ये फोटो भेज देंगे आप हमको, भेज देंगे। मेरे पास बुक है सर। आपके पास है लेकिन सबके पास नहीं है, इसीलिए। और सबको जरूरत भी है तो इसको देना ही होगा। जी सर भेजिए फोटो।
हाँ, फोटो इसका पूरा ये करके भेज देंगे। जो पढ़ना मैंने मैन चीज याद रखिएगा, उनके कितने नॉवेल हैं, कितने अफसानवी मजमुए हैं। ये जरूर है कि 13 अफसानवी मजमुए हैं, नावल उनके 12 हैं, नामुकम्मल 2 नावल हैं, 10 नावल मुकम्मल है। ये इससे नावल वगैरह से कभी कभी पूछ देता है कौन नावल कब शाये हुआ, कब लिखा गया, तो इस पर आते हैं। 2023 में आपको नावल से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया, 2 या 3 ही क्वेश्चन आए थे। अभी जो आप लोग एग्जाम दिए क्वेश्चन भेजे है ना कल, उसको देख लीजिए। हमको नहीं लगता है कि नावल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहा है। तो लेकिन ये जरूर है, देखिए एक बात याद रखिएगा कि 2 बार इसका एग्जाम होता है। तो अगर जनवरी सेशन में किसी एक सिंफ को ज्यादा लिया तो वो जून सेशन में दूसरा सिंफ को ज्यादा लेगा। इस तरह का पैटर्न उसको चेंज होते रहता है, समझे। कहीं नावल ज्यादा, नावल कम है लेकिन अफसाने का कुछ क्वेश्चन है उसमें, तो कभी कभी इस तरह का, कभी अफसाना ज्यादा कम लेता है, नावल ज्यादा ले लेता है। तो इस तरह से आप आगे देखिए। हाँ जी, हाँ जैसे कि अफसाना जामे मिलिया स्वामी में काम हुआ है ना, कफन आया हुआ था जामे मिलिया स्वामी में। तो कभी कभी पूछता है एग्जाम में, मान लीजिए कि अगर पूछ दे एग्जाम में कि नावल गोदान कहाँ से आया हुआ, तो जवाब में क्या लिखेंगे? ये इसमें हमको बहुत अभी तक पता ही नहीं आया हुआ कहाँ, गोदान कहाँ शाये हुआ। हाँ, तो इसको देखते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो अभी तो 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन मेरे पास है। ये क्वेश्चन तो आज तक नजर जहान में नहीं पड़ा। एक चीज याद रखिएगा, यूजीसी नेट उस तरह के कभी सवाल को नहीं देता है जिससे जो है इख्तलाफात पाए जाते हैं। यूजीसी नेट में कभी इस तरह का सवालात नहीं देता। अब गुज़िश्ता 23 का क्वेश्चन उठा कर, हाँ अगर उसमें इख्तलाफ नहीं, हाँ जब हम और वकील इंट्रेंस दे रहे थे ना जेएनयू का, तो वहाँ पे एक सवाल इसी तरह आया था कि खाना कफन कहाँ से आया हुआ। वो हो सकता है। नहीं, वो जाती इम्तिहान में नहीं, आपका सवाल सही है। इस सवाल को फिर देख लेंगे, देख करके हम बताएं कि अफसाना कहाँ शाये हुआ था, कौन सा प्रेस से शाये हुआ था। सर नावल गोदान का होता, अफसाना का जानते हैं, कफन जो है जामुन खाया होता है, इनका नहीं। हाँ तो ठीक है। गोदाम तो बनारस में शाया हुआ ना। हाँ ठीक है, इस तरह आप लोग सवाल देते जाएंगे, फिर हमको जहाँ पर डाउट रहेगा, जैसे उस दिन भी सवाल दिए थे, तो सवाल को फिर हम देख करके किए, तो उसी तरह से सवाल अगर आता है तो सवाल हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको बताना है, दूसरी फिर उसको तलाश में। एक सवाल और था, मानने वाला भाई कंफ्यूजन है। जिस तरह हम लोग अफसाना निगारी को 4 बार में बांटते हैं, ठीक है, तो उसका नावल का दौर है। इस दौर में उसने रोमानी कहानियां लिखे, नावल लिखे, वो सब चले गए। नावल का दौर जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो उस वक्त बता दिए थे, तो 3-4 दौर बता दिए थे। वो तो सर अफसाना का दौर है सर, जो बताया ना 3-4 दौर अफसाना का दौर है। नावल का है, नावल का। अभी हम नावल ही चला रहे हैं, अभी अफसाना छुबे नहीं किए हम। अफसाना अभी तक हम छुए नहीं है, सिर्फ नावल चल रहा है मेरा। फिर भी आपको डाउट जहाँ रहेगा उसको पूछ लीजिएगा, हम भी देख लेंगे। क्योंकि आज का ये मौजू थोड़ा सा इसलिए करेंगे कि मेरा लाइट ने हम लोगों से बेवफाई कर दी है ना, तो वह मेरे यहाँ करंट नहीं है, और करंट नहीं रहने की वजह से हो सके हमारे साथ में प्रॉब्लम यही है कि लाइट है कब चली जाएगी, ठीक है। और आप लोग भी मुसलसल 2 क्लासेस करते आ रहे हैं, आज हयात को खिदमात को लगा दिए। कल हम लोग इसके बारे में इनके नावल का थोड़ा सा मुख्तसर जायजा लेंगे, और उसके बाद नावल निगारी का बात करेंगे, और उसके बाद हाँ
पौने 9 हाँ। पौने 8:45 और उसके बाद तनकीदी जायजा कल हम लोग लेंगे, गोदान का तनकीदी जायजा कि गोदान में क्या क्या बातें की गई। ठीक है ना? जी सर। ठीक, जिसको जो फिर रहे करिए शब्द